नमस्कार दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, ख़ास तौर पे उन बच्चों को बताते हुए कि जो हाई स्कूल में हैं और जो है सामाजिक विज्ञान वाला जो विषय है, जो टॉपिक है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो उनकी मांग पे आज ये हम चैप्टर शुरू किए हैं। सामाजिक विज्ञान में आपको यहाँ पे जो दिया गया है, इन 4 विषयों से पढ़ना है। एक तो आपका इतिहास है, एक भूगोल है, एक आपका अर्थशास्त्र है और एक यहाँ पे आपका नागरिक शास्त्र है। तो चारों तो एक ही टाइम में, इस टाइम मुझे सभी सब्जेक्ट पढ़ाना संभव नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक एक जो है सब्जेक्ट उठाऊँ और उसका जो है 5 से 6 क्लास में आपका पूरा जो चैप्टर, पूरा जो आपका जैसे भूगोल हो गया तो 5-6 क्लास में, जैसे 7 चैप्टर हैं उसको 6-7 क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा मैं पूरा का पूरा ख़त्म कर दूँ। इसके बाद इतिहास उठाएंगे, इतिहास के जो भी टॉपिक हैं उनको जितने चैप्टर हैं कोशिश करेंगे, तो उनसे अगर 1-2 दिन ज़्यादा लगता है तो 1-2 दिन ज़्यादा में नहीं तो उतने जितने चैप्टर हैं उतने ही दिन में एक चैप्टर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन में ख़त्म कर लेंगे। बाकी ऐसे जितने भी हैं टॉपिक, क्योंकि आपको जो 100 नंबर लाने हैं किसी एक बुक से नहीं लाना है, इसमें चारों जो बुक हैं उनमें चारों से पढ़ के आपको लेके आना है। और मुझे लगता है कि सब इस टाइम ज़्यादातर जैसे साइंस पे, विज्ञान पे आप ध्यान दे रहे हैं, फिर मैथ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सामाजिक विज्ञान आपका छूट जाता है, इंग्लिश पे आप ध्यान देते हैं, हिंदी पे तो एकदम आपको छूट मिल गया है कि जब पेपर रहेगा उसके 5 दिन पहले ही पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो यहाँ से आप जब सब पढ़ेंगे तभी आप अच्छे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। तो यहाँ हम जो भूगोल का एक नया चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। इस बात का आप ध्यान दें कि भूगोल में आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। 7 में से पहला चैप्टर आपका संसाधन एवं जो है विकास है। अब इनमें हमको देखना है कि संसाधन क्या हैं, ये कितने टाइप के हैं और इनमें जो है संसाधन क्या है और विकास क्या है। संसाधन का जो संसाधन मतलब रिसोर्स, विकास मतलब जो आपका डेवलपमेंट है। इसमें संसाधन का मतलब ये है कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे काम को आसान करती हैं, आप वहाँ पे इसको संसाधन बोल सकते हैं, या जो वे सभी वस्तुएं जो हमारे काम आती हैं किसी में, संसाधन बोल सकते हैं। और ये जो विकास है, विकास का मतलब है कि जो है पहले से किसी चीज़ को बेहतर बनाना, पहले से किसी भी चीज़ को पहले से बेहतर बनाना, ये जो है आपका विकास में आता है। कि कोई भी चीज़ है, पहले जैसे लैंप था, लैंप से फिर आपका टार्च आए, विद्युत बल्ब आए, अब तो टच वाले भी जो है लाइट आने लगेंगे, आप टच कर देंगे तो ऑन, टच कर देंगे तो आप, अब तो सेंसर वाली भी लाइट आती हैं कि आवाज़ सुन के जलने लगेंगी, आवाज़ सुन के बंद हो जाएंगी। तो ये सब विकास के अंतर्गत आता है। संसाधन के बारे में हम समझेंगे कि पर्यावरण में उपस्थित सभी चीज़ें संसाधन हैं। आपके पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं, आप कुछ भी ऐसा नहीं है जो संसाधन नहीं है। मतलब मानव हो गया, मतलब जो भी कुछ आप देखते हैं, जो भी चीज़ें आप देखते हैं सब संसाधन हैं, सब आपके किसी न किसी काम आती हैं, इसलिए सब संसाधन हैं। लेकिन अब जैसे पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं संसाधन हैं, अब आपको यहाँ पे लिखना रहेगा तो बताना तो है नहीं कि पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुएं संसाधन, ऐसा बोल दिए काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूपी बोर्ड में आपको लिखना रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो संसाधन किसे कहते हैं, आपको बाकायदा जो है लिखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे 0 बटा सन्नाटा नंबर आपका आएगा। यहाँ पे अगर आप देखिए कि संसाधन क्या है, तो अगर हम संसाधन की बात करें कि संसाधन की परिभाषा अगर हम बोलें तो वे वस्तुएं जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं, यानी कि कोई आप, पर्यावरण का मतलब है, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, परिधन आवरण। परिधन आवरण का मतलब आपके चारों तरफ जो चीज़ें उपलब्ध हैं वही चीज़ है पर्यावरण। पर्यावरण में जो कुछ चीज़ें उपलब्ध हैं वो संसाधन है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन जुड़ी हुई हैं। पर्यावरण में हर चीज़ें जो हैं वो सब संसाधन हैं। आप चाहे जो चीज़ देखते हैं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, पेड़ पौधे हो गए, हम आप, कुछ भी जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं अपने पर्यावरण का मतलब आपके अपने चारों तरफ के आवरण में जो भी चीज़ें हैं, या अपने चारों तरफ का जो ये वातावरण घिरा हुआ है, इसमें जो चीज़ आप देखते हैं सब पर्यावरण है। पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं जो पर्यावरण में उपलब्ध हों, यानी कि यहाँ पे आपको उपलब्ध हो, ये नहीं कि चंद्रमा पे हो, मंगल पे हो तो आप जाएंगे कोई भी चीज़ मंगल से लेके आने, अभी खुद ही पहुँच जाइए। तो
सभी वस्तुएं जो पर्यावरण में उपलब्ध हों, आर्थिक रूप से संभव हो। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आपके जो है आपकी क्षमता कम है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, वो आपसे क्षमता से अधिक मूल्य पर मिलती है, तो वो जो पर्यावरण मतलब आर्थिक रूप से संभव नहीं है आपके लिए। जैसे मतलब कोई भी चीज़ हो, अब जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई खनिज निकालना है, आपको पता चला कि ये खनिज यहाँ पे है, आप जो है फैक्ट्री लगाएं, मशीनें खरीद के लाएं, काफ़ी पैसा उसमें खर्च किए, बाद में वो खनिज खरीदें, मतलब वहाँ से खोद के निकालें। अब जैसे खनिज संसाधन कोई भी हैं, तो बाद में आपको पता चला उस खनिज से जो अयस्क निकलता है वो लागत से, जितना उसमें हम लागत लगाए हैं उससे लाभ हमको कम मिलता है। अगर लागत से लाभ कम मिल रहा है तब जो है वो आर्थिक रूप से संभव नहीं है। आप एक बार निकालेंगे, दोबारा आपकी कंपनी घाटे में चली जाएगी, तो दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। फिर सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य होने का मतलब है कि जो समाज हो वो उसको संसाधन मानता हो, जो आपका समाज है वो उसको संसाधन मानता हो। ऐसा नहीं है कि आप संसाधन माने और जो है समाज उसको संसाधन ना माने, या आपकी जो सरकार है, जो लोग सत्ता में है उसको संसाधन ना माने। जैसे ड्रग्स है, कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, ये सब चीज़ें बेचते हैं, तो उनके लिए तो संसाधन है, उसको उससे वो पैसा कमाते हैं, जो है उनसे उसको लाभ मिलता है, लेकिन बाकी समाज इसको संसाधन नहीं मानता है। तो ऐसे वो सब चीज़ें संसाधन में आएंगी जो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, यानी कि इस टाइम का जो समाज है, इस समय जो समाज है वो उसको उचित मानता हो या उसको संसाधन मानता हो। नहीं तो पहले के समय के लोग कुछ चीज़ों को संसाधन, जैसे पहले के समय के लोग मानते थे कि अगर आप समुद्र में चले जाएंगे आपका धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा। आज समुद्र में जा के मछलियाँ पकड़ रहे हैं, समुद्र में जो है जाना चाहते हैं लोग, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, समुद्र के रास्ते से एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। नहीं तो पता चला कि पहले मानते थे कि अगर आप समुद्र में चले गए हैं तो आपका जो धर्म होता है वो भ्रष्ट हो जाएगा। अब पहले वो चीज़ें मानते थे, आज समुद्र है वहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं, अन्य चीज़ें वहाँ पे पर्यटक स्थल बनाए हुए हैं, लोग वहाँ घूमने जाते हैं। तो अगर पहले के लोग उस चीज़ को नहीं मानते थे, लेकिन आज का जो समाज है वो उसको मानता है। यानी कि कोई भी मतलब कोई भी वस्तु हो, अगर जो है समाज उसको संसाधन मानता है तभी वो संसाधन कहलाएगा, अन्यथा नहीं। और जिसको बनाने के लिए जो है प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यानी कि जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी जो है वो उपलब्ध रहे, और साथ ही साथ वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करें। यानी कि आप कोई भी चीज़ बेकार में बना कर रखें, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि इन सब चीज़ों के बावजूद, यानी कि वो चीज़ पर्यावरण में उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से आप उसको मतलब संभव हो कि आप उसको खरीद सकें, उसका उपयोग कर सकें। सांस्कृतिक रूप से वो मतलब यानी कि समाज उसको मानता हो कि हाँ ये संसाधन है, और उसको बनाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी विकसित की गई हो। साथ ही साथ वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ऐसा नहीं है कि आपके बिना किसी आवश्यकता के ये सब बना रहे हैं और समाज उसको मानता है, लेकिन आपके जो है आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता, तो संसाधन नहीं कहलाएगा। यानी कि संसाधन वो है जो पर्यावरण में उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभव हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, साथ ही साथ वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। बाकी इसमें आप देखेंगे कि भौतिक पर्यावरण में, प्रौद्योगिकी में और संस्थाओं में मानव का कैसा संबंध है। यानी कि इनमें मानव का क्या संबंध है, प्रौद्योगिकी से मानव का क्या संबंध है, संस्थाओं से मानव जो है इन सब से घिरा हुआ है, और सबका केंद्र बिंदु जो है मानव है। चाहे वो भौतिक पर्यावरण हो, चाहे प्रौद्योगिकी हो, चाहे संस्था जो है संस्थाएं हों। आगे हम बात करते हैं कि संसाधनों के प्रकार। संसाधन के प्रकार में अगर हम देखें तो अलग अलग आधार पे अलग अलग तरह के संसाधन माने गए हैं। यहाँ पे हम 4 प्रकार इनका देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन की, संसाधन कहाँ से उपलब्ध हो रहे हैं इसके आधार पर अगर हम देखें, जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है 2 टाइप के, एक तो आपका है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन का मतलब है कि जो जीव जंतुओं से प्राप्त हो,
और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। जैसे मान लीजिए दूध है, दूध से दही बनता है, खोआ बनता है, मतलब आपके खाद्य पदार्थ बनते हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? जीवों से प्राप्त होता है। अगर जीव जो है, जीवों से ये दूध प्राप्त होता है तो उनसे अन्य चीज़ें जो बनाई जाती हैं वो जो है जैव संसाधन में आएंगे। जैसे अन्य आपके खाद्य पदार्थ हैं जो जीवों से प्राप्त होते हैं, सब इस जैव संसाधन में आएंगे। यानी कि ऐसे संसाधन, बाकी इस पे अभी हम आगे चल के विस्तार पे एक एक प्रकार पे इस पे बात करेंगे। आप केवल वैसे ही इसको यहाँ पे समझ लीजिए कि ऐसे संसाधन जो जीवों से प्राप्त होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं, और ऐसे संसाधन जो अजीवों से या निर्जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे पत्थरों से प्राप्त हो गए, पत्थर से, या मतलब कि कोई भी आपका मिट्टी से कुछ चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, तो वो जो है अजैव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। यानी निर्जीव चीज़ें जो हैं वो अजैव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद है जो है, ये दोनों समझ में आया। इसके बाद है समापत के आधार पर जो है आपका संसाधन। ये दो टाइप के होते हैं। ऐसे संसाधन जो है नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं, जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। नवीकरण योग्य का मतलब है कि जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, जिनको हम पुनः नवीकृत कर सकते हैं, जिनको हम पुनः बना सकते हैं, या जिनका उन्हीं चीज़ों का हम पुनः दोबारा उपयोग कर सकते हैं, वो नवीकृत में आते हैं। अनवीकृत वाले में या अनवीकरण वाले में ऐसे संसाधन जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वो इनमें आते हैं। जैसे नवीकृत वाले में आपका पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, ये सब नवीकृत में आ जाएंगे। लेकिन अनवीकृत वाले में आपका पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, जो कि एक बार अगर ख़त्म हो गया है तो उसको बनने में चूँकि करोड़ों वर्षों लगते हैं, और जो बने हुए हैं वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। जो बने हुए हैं वो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएंगे। तो ऐसे में बोलेंगे इसको अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन में वो आते हैं जो आपके, जिनको आप पुनः बना सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा एक बार सौर ऊर्जा जैसे है, तो सौर ऊर्जा से आप क्या करते हैं कि मतलब सोलर पैनल जो होता है उससे आप जो सूर्य की किरणें हैं उसको आप जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। बाकी जब उसका उपयोग आपको करना रहता है तो रासायनिक ऊर्जा को बाद में आप विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, उससे आप पंखा चलाते हैं, जैसे मोटर चलाते हैं, कोई भी चीज़ें चलाना हो तो उससे आप चलाते हैं। अब जो चीज़ें वो खत्म हो रही हैं, फिर आप जो है आज वो जैसे आप बैटरी उससे चार्ज किए वो खत्म हो गया, फिर कल से जब सौर ऊर्जा मिलेगा, तो आप उससे फिर दोबारा उसको चार्ज कर सकते हैं, ये काम आगे बढ़ सकता है। ऐसे पवन चक्की है, जैसे पवन से चलने वाली चक्की जो है उसमें क्या होता है कि वो जब जैसे समुद्रों के किनारे, जैसे राजस्थान हो गया या राजस्थान में हो गया, जहाँ पे हवाएं ज़्यादा चलती हैं वहाँ पवन चक्की का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजरात, राजस्थान, इन सब जगहों पे अगर आप देखेंगे तो अगर हवाएं तेज़ चल रही हैं तो वहाँ से पवन चक्की के माध्यम से जो है विद्युत की उत्पत्ति करते हैं, और बाकी विद्युत की उत्पत्ति करते हैं और उनसे जो चीज़ें हमको चलानी रहती है चलाते हैं। अगर वो ऊर्जा खत्म हो रही है तो फिर हवाएं चलेंगी, फिर वो ऊर्जा मिल सकती है। लेकिन जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, एक बार अगर जो है एक बार जैसे पवन ऊर्जा है तो खत्म, मतलब एक बार टकराया फिर कभी ना कभी हवाएं चलेंगी तो ऊर्जा फिर मिल जाएगा। लेकिन एक बार अगर आप जैसे पेट्रोलियम है या पेट्रोल है उसको एक बार स्कूटी में भराएंगी, पापा की परियां एक बार उड़ जाएंगी, तो जो उसका जो CO2 है, यानी कि एक बार अगर वो पेट्रोलियम ख़त्म हुआ तो आप CO2 को कभी भी इकट्ठा नहीं कर सकते, या जो कार्बन डाइऑक्साइड वो निकला वो कभी भी उसको जो है आप जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे पदार्थ, जो ऐसे संसाधन है वो आपके आ जाएंगे अनवीकरण योग्य वाले में, और नवीकरण वाले में जिनका उपयोग आप पुनः से कर सकते हैं या जिनका निर्माण आप पुनः से कर सकते हैं वो नवीकरण वाले में आ जाएंगे। ये जो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे स्रोत जो काफ़ी दिनों तक कभी खत्म नहीं होने वाले हैं वो नवीकरण वाले में, इनकी संभावना ज़्यादा कि जल्दी खत्म हो जाएंगे। बाकी जो है स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन होते हैं। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, कुछ सामूहिक होते हैं, कुछ राष्ट्रीय होते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय। जैसे व्यक्तिगत संसाधन का मतलब है कि जैसे आप कोई कार खरीद लिए,
वो केवल अपने लिए लिए हैं। तो संसाधन है वो भी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। आपको यहाँ से वहाँ जाना है, अगर यहाँ से वहाँ जाना है तो वो भी संसाधन है, यानी कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। तो वो आप अपने लिए खरीदें, अपने नाम पे खरीदें, किसी दूसरे का नहीं है, तो व्यक्तिगत संसाधन। सामूहिक जो या सामुदायिक जो संसाधन होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे कोई फैक्ट्री है, उसमें आप कई लोग मिल के उसमें पैसा लगाए हैं और जो है उससे जो लाभ मिलेगा या आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी वो सामूहिक रूप से होगी, क्योंकि सभी लोग पैसे लगाए हैं उसमें, या सभी लोग उसमें अपनी जो है उससे जो फायदा होगा वो सबको होगा, एक साथ सबको होगा। इसके बाद राष्ट्रीय वाले में कुछ संसाधन हैं जिसपे, जैसे अब कोयले की खुदाई हो रही, पेट्रोलियम है, ये जो संसाधन नीचे दबे पड़े हैं, इसको अब ये नहीं है कि जो है ये हमारे किसी ज़मीन में या हमारे किसी स्थान में ऐसा हुआ कि पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया तो उसका उपयोग अब हम करेंगे क्योंकि ये मेरी ज़मीन से निकला है, ऐसा नहीं होता। अगर ये निकल रहा है तो उस पर राष्ट्र का अधिकार होता है, तो वो संसाधन सीधा किसका हो जाएगा? राष्ट्र का हो जाएगा, यानी कि ऐसे संसाधन राष्ट्रीय में आ जाते हैं। अब इसका उपयोग जैसे आपका जो है राज्य चाहेगा, आपका राष्ट्र जैसे चाहेगा उस आधार पे होगा। और जैसे मान लो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय में आप देखेंगे कुछ संसाधन अंतर्राष्ट्रीय में होते हैं, जैसे आपका समुद्री संसाधन है, यानी आगे चल के जब आपको इसको आगे हम बढ़ाएंगे टॉपिक, जब एक एक टॉपिक को जो है हेडिंग वाइज पढ़ाएंगे तब आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन होते हैं, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन होते हैं वो हमारे काम आते हैं और कौन कौन से संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अगर विकास के आधार पर देखें तो संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष। संभावी संसाधन क्या होते हैं? जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे जो है मतलब जिनका प्रयोग हम संसाधन के रूप में कर सकते हैं, ऐसा संभव हो कि हम कर सकते हैं फिर भी करते नहीं हैं। विकसित वाले में जिनका प्रयोग आजकल हम कर रहे हैं वो विकसित वाले में आ जाते हैं। भंडार वाले में जिनको हम अभी रखे हैं जो है इनका उपयोग भंडार के रूप में है, जो है थोड़ा बहुत इनका उपयोग कर रहे हैं। संचित कोष वाले में मतलब इनका उपयोग करते हैं लेकिन अभी जो है उस तरह से कुछ इनके लिए टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है, तो सही से इनका उपयोग, इनका जैसे भंडार पड़ा हुआ है, जैसे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस या जो है इससे अच्छा कोई भी संसाधन या इससे अच्छा कोई भी ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जाता है, लेकिन अभी जो है इसके लिए टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है। जो विकसित हुई है वो इतना ज़्यादा खर्च जो है उसमें आ जाता है कि जो काम आप करना चाहते हैं जितना लाभ नहीं होगा उससे ज़्यादा हानि हो जाती है। तो ऐसे संसाधन जो जिनका भंडार पड़ा हुआ है लेकिन जो है हम उसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आते हैं। बाकी संचित कोष वाले में ऐसे संसाधन जिनका जो है जिनको हम बचा के रखें, इनका उपयोग आगे करेंगे, तो जो है ऐसे संसाधन इसके अंतर्गत आ गए। बाकी जो है हम इसको एक तरफ से सबको हेडिंग वाइज इसको पढ़ेंगे आगे, जो है कि पहले पढ़ेंगे सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के हैं। आगे जो है हम सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे जो है संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो दो प्रकार के हैं, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। इसको अब हम विस्तार से देखते हैं। आप जो है चाहे तो इसका नोट्स बना लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम पे हम एक ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें इसका PDF आपको भिजवा देंगे। आगे आप इसको देखिए। उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन की उत्पत्ति किससे हो रही है? वो सजीव से हो रही है कि निर्जीव से हो रही है? तो जैव संसाधन वे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं जो जैव मंडल से मिलते हैं। ऐसे संसाधन जो जैव मंडल से मिलते हैं या आप ये समझ लीजिए जो सजीवों से मिलते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य आपको बता रहे हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु जो आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हैं, ये मनुष्य की आवश्यकताओं की तो भी पूर्ति कर रहे हैं। जैसे मैं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपकी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हूँ, तो जो मनुष्य हैं वो भी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे वनस्पति हो गया,
कोई भी वनस्पति है, चाहे आप उसको खाते हैं या औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपका जो संसाधन का काम कर रही हैं। जैसे मछलियाँ हो गई, कोई भी प्राणी जात या कोई भी पशुधन जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो जैव संसाधन में आते हैं। बाकी अजैव संसाधन है, वे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। ऐसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे आपका कोई भी धातु हो गया, कोई पत्थर हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सभी चीज़ें जो है आपका अजैव संसाधन के अंतर्गत आएंगी। यानी जो भी आपको ऐसा भी कोई संसाधन लगे जो निर्जीव हो या निर्जीव हो, तो उसको आप जो है अजैव संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं। चाहे धातु हो, पत्थर हो, पानी हो, हवा हो, तो धातु में सभी जितनी भी धातु हैं सब आ जाएंगी। जो है पत्थर में, पानी में, जैसे नदी हो गया या आप डैम वैम बना के रखे हैं कोई भी, तो ये सब चीज़ें अजैव संसाधन में आ जाएंगी। बाकी ये 3 प्रकार के हैं, इसको हम अपने अगले वीडियो में देखते हैं जो है। तब तक के लिए आपका जो अतुल सर ऑफिशियल करके एक टेलीग्राम चैनल बनाए हैं, उसमें आप जाएंगे, ये PDF हम आपको भिजवा देंगे। PDF जो है बहुत अच्छी तरीके से उसको बनाया गया है, ख़ास तौर पे यूपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए। बाकी आप वीडियो देखिए, अच्छा लगा तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।